हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच फिर एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक। और साथ साथ में ये आपको आगे जो आप फर्दर एग्जाम्स देने वाले हैं या देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जीआईसी अल्टी ग्रेड इन सब की प्रिपरेशन या इन सबको टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करते हैं, या डी ट्रिपल एस भी इन सबको टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी ये सभी कुछ फ्रूटफुल है ना। बाकी एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है अकाउंटेंसी का, तो उनके लिए भी ये सभी जो वीडियोस हैं जो भी स्टार्टिंग से हैं वो सभी बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हैं। और हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि कैसे हम आप तक एक जो क्वालिटी होती है ना, जो एक कंटेंट होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कितना ज्यादा आपकी जो लर्निंग है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है ना। उस पर हम बेसिकली काम करते हैं कि भाई हाँ, ये चीजें हैं, इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन की जा सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज इसमें इंक्लूडेड। अगर बच्चों को ये भी पता चल गया तो उसका यहाँ पर ये फायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितनी मैक्सिमम नॉलेज हो सकती है वो कोशिश की जाती है कि आपको वो दी जाए, आप तक वो उस नॉलेज को आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो उस ही सीरीज में जो अधिगम मंत्रा है वो काम कर रहा है और कंटिन्यूसली आपको डेली बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो हम कवर भी कर चुके हैं। और अगर आप ट्वेल्थ क्लास देखें तो जैसे केवीएस का सिलेबस डिजाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो 3 बुक हैं, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 2 बुक होंगी। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी मैं बात कर रहा हूं, तो सेकंड बुक में आपका एक चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। तो उसके बाद ये वाला चैप्टर आता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कोई बुक ले रहे हैं तो उस प्राइवेट बुक में ये थर्ड बुक है, तो थर्ड बुक में आपके 5 चैप्टर, तो उसका पहला चैप्टर है ये। बाकी इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो है, इसके अंदर हम जनरली करते क्या है, जो कंपनी है, कंपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करती है, कौन कौन से आइटम्स उसमें इंक्लूड होते हैं, और किस तरह से वहां से जो क्वेश्चन से पुट किए जाते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर से लगभग लगभग 4 से 5 या 3 4 5 क्वेश्चन लगभग लगभग आपके बन जाते हैं बहुत आराम से। 3 4 5 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं एक चैप्टर से, तो आपके लिए तो वो चैप्टर किसी ब्लेसिंग से कम है ही नहीं। तो इसलिए हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के मैंने ये सोचा है कि इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जनरली होता क्या है मैं ये भी बता देता हूं कि आपको बैलेंस शीट कराई जाएगी, आइटम्स गिनवाए जाएंगे कि भाई ये एसेट में जाता है, ये लाइबिलिटी में जाता है, ये हेड है, ये सब हेड है, और बात खत्म हो गई। लेकिन मेरा मन ये है कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, कल हम एस ओनली जो बैलेंस शीट है उसके दोनों चीजें ना पढ़ करके सिर्फ एक ही पार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम दूसरा पार्ट करेंगे, और उसके बाद हम फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको हम करेंगे। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके हम इससे बनने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी है तो जाहिर सी बात है आपका डेमोन्स्ट्रेशन तो होगा ही होगा, और डेमो में तो आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं पढ़ाया या अच्छे से नहीं पढ़ाया, आपसे सपोज करो बैलेंस शीट में टर्म दे दी, चलिए बताइए शेयर्स इशू करे, प्रीमियम पर इशू करे, आप इसको बैलेंस शीट में दिखाइए, कैसे दिखाएंगे। अब आपके हट्टे गट्टे गुल, भाई क्या हुआ, ये क्या मजाक हुआ, ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये हमें पढ़ाया नहीं। तो इसको भी हम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट वैकेंसी को, एग्जाम को क्रैक करना हमारा मेन मोटिव नहीं है, उस सीट को अपने कब्जे में लेना हमारा मेन मोटिव है। तो वो सीट हमारे कब्जे में कब आएगी, जब एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट हमारे डिटेल में होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से केवल इसलिए इंटरेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ताकि मैं उनको नोट्स दे सकूं। तो देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता। रीजन इज दैट कि मुझे क्राउड चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिव चाहिए। मतलब कहे कि सर आप केवल ये बताइए कि इसमें ये चीजें शामिल हैं, नोट्स तो हम खुद से प्रिपेयर।
हम जब खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारी जो इफेक्टिवनेस है ना, तो हमारी एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज नहीं होने की। आप चीज को समझो, आप जो चीज लिख लोगे, अपने हाथ से लिख लोगे, देख करके, समझ करके, वो चीज आपके लिए 101% नहीं, 1000% आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्वेश्चन देखते ही आप उसको रिलेट कर लोगे कि यार ये हमने पढ़ा था, फिर हमने इसके नोट्स भी बनाए थे, और नोट्स में हमने गूगल भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था। तब जाकर के चीजों का मजा आएगा, और तब जाकर के आपकी सीट पक्की होगी। क्यों? क्योंकि साहब, सीट है लिमिटेड और कैंडिडेट हैं अनलिमिटेड। तो आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग चलना है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। तो मेरे लिए, अगर आप मेरी राय मानेंगे, तो सीधी सीधी सी कहानी है, नोट्स, मेरी 4 चीजों पर बात अटकती है। पहली चीज कि साहब नोट्स प्रिपेयर कीजिए, दूसरी चीज जो पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन कीजिए, तीसरी चीज सेल्फ स्टडी कीजिए, और चौथी चीज, कोई सा डाउट है तो हम कमेंट कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आपका सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता भाई, ट्रस्ट मी, नहीं रुकेगा। ठीक है? और फिर जब इन 4 चीजों की बात होती है, तो फिर चैनल को भी तो 4 चीजें चाहिए। सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से चैनल को शेयर कर दो, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। बाद में क्यों करना है, अभी कर दो, है ना? और कमेंट करके बताइए लास्ट में आपको वीडियो कैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए वीडियो शुरू करना जरूरी है, तो चलिए साहब वीडियो शुरू कर देते हैं। तो आज हम केवल थ्योरी ही पढ़ेंगे, आराम से करना है। देखिए, मेरा मेन पर्पज यही है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड में, कुछ बच्चों को लगता भी है कि सर इतना डेप्थ में क्यों जाना है यार, एक नंबर का क्वेश्चन वो डेप्थ में से ही पूछेगा, ऊपर ऊपर से थोड़ी पूछेगा। सर एसेट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये तो कोई भी जानते हैं, तो आपको 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा जो कॉमर्स पढ़ता है कि सर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। वो ये कहेगा कि एसेट में, करंट एसेट्स के अंदर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, इनमें से कौन सा आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीजें हमें तब पता होंगी जब हम डिटेल्ड में, डेप्थ में जाकर के उन चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी। तो अपना स्टार्ट होता है यहां से, और हम सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के मीनिंग की, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी होता क्या है। तो as per section 2 subsection 40 of Indian Companies Act 2013, financial statements in relation to a company include the following। आपका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 है, किसका? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजों को इंक्लूड करता है। वो कौन कौन सी चीजें? एक तो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, नोट्स टू अकाउंट्स है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो तैयार किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब मेरी बच्चे एक बात तो सुनो, यहां से आपका सीधा क्वेश्चन बन गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यही ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप इसको टिक नहीं करके आओगे क्या? बिल्कुल करके आओगे। या आपसे पूछ लेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तैयार किया जाता है? 1 2 3 4, या 13, 31, 33? अब आपको याद तो है कि भाई हाँ, हमने 3 तो पढ़ा था, लेकिन वो 13 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका करेक्ट आंसर कर दोगे। तो ये फायदा होता है एक एक पॉइंट को डिटेल्ड में पढ़ने का। समझ आ रहा है? अच्छा चलिए, तो ये तो बात समझ में आ गई सर। अब इसके बाद दूसरा हेडिंग क्या है अपने पास? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में ये कह रहा है कि एज पर सेक्शन 241, जो सेक्शन 2 और सबसेक्शन 41 है किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। सर पहले वाला कौन सा था? 240। ये कौन सा है? 241। All companies are required to have a uniform financial year which shall be period from 1st April to 31st March every year।
कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 241 ये कहता है कि सभी कंपनीज में यूनिफॉर्मिटी फाइनेंशियल ईयर का होना आवश्यक है। मतलब सभी के जो फाइनेंशियल ईयर हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसीलिए जो आपका पीरियड है वो स्टार्ट होगा कब से? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और आपका 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इसीलिए जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल से सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बनाने जरूरी होते हैं। कंपनी के लिए जरूरी है। बाकी अच्छा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग organization or the institutions or the business entities are required to prepare their financial year as per 1 अप्रैल और द 31 मार्च? तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी विल बी द करेक्ट आंसर। या ये भी पूछ सकते हैं कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया? तो कंपनीज एक्ट 2013। और किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया? तो सेक्शन 241। क्लियर कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है तो वो भी पढ़ लेते हैं। हर कंपनी के लिए इसे बनाना जरूरी होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रत्येक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, बनाना आवश्यक है, रिक्वायर्ड है। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता अनुसार। किसकी आवश्यकता अनुसार? सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है शेड्यूल 3, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जिसमें आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट 2 जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129 शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रेजेंट करता है कि आपको बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है। और पार्ट 2 आपको बताता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कंपनी एक्ट ने ऑलरेडी से आपको इनके स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भाई आपको इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उन्हें रिकॉर्ड करना है और अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा मन करा पहले कैपिटल लिख दी तो पहले कैपिटल लिख दो, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिख दी, फिर शॉर्ट टर्म लिख दी, फिर लॉन्ग टर्म लिख दी, फिर रिजर्व लिख दिया। नहीं, कंपनी ने एक क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर आपको फॉर्मेट तैयार करके दिया है और उस फॉर्मेट के आधार पर आपसे कहा है कि इस ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको अपने अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है। और इसको जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वो सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेजेंट किया है, जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, मतलब कल। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आप शुरू से अब तक अगर आपका 10 5 7 मिनट जो भी आपका लेक्चर हुआ है उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि मैं केवल वही पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं या मैंने लिखे भी केवल वही पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है और सीधा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यही चीज आपको तैयार करनी है। नोट्स बनाने का तरीका समझो। नोट्स बनाने का तरीका है कि जो हमें याद रह सके। ये नोट्स मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं आपको कितना डेप्थ में, कितना ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता हूं उसके अकॉर्डिंगली तैयार किया। वो आप अपनी अकॉर्डिंग तैयार करो। देखो, वास्तव में अगर आप मेरी बात मान लोगे तो वास्तव में आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप जो कहते रहते हो ना रिटन नोट्स दे दो, रिटन नोट्स दे दो, वहां से जुगाड़ा लगा लिया, वहां से, अरे भाई रिटन नोट्स जो बना रहा है वो उस पोजीशन पर कब पहुंचा है जब उसने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और आप अभी भी उसकी पोजीशन के नीचे जा रहे हो, उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो कि वो हमें नोट्स देगा
तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे और खुद का सिलेक्शन लेकर के फिर बाकियों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आपको नोट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। बच्चों से क्या कहोगे कि मैं नोट्स दे रहा हूं या मैं नोट्स दे रही हूं, है? तो बोर्ड में फेल हो जाएंगे फिर, क्योंकि जब तक आप उनमें हैबिट नहीं डालोगे नोट्स प्रिपेयर करने की, उन्हें पता कैसे चलेगा कि लैंग्वेज क्या लिखनी है। तो अब आप कहेंगे कैसे जब आपको पता होगा कि नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है। अब आपको तो पता नहीं है नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप बच्चों से कहेंगे कि सब बेटा नोट्स खुद से प्रिपेयर करो। बच्चे ने कहा कि मैडम सर एक बात बताइए कि ये नोट्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, जरा हमें भी बताइए, समझाइए जरा। तो आप क्या कहेंगे कि बेटा बुक में से जो मेन मेन पॉइंट है उन्हें निकाल लो। अब वो मेन मेन पॉइंट कौन से होते हैं जी, ये भी बता दीजिए। तो वो कैसे पता चलेगा, बुक में तो जो लिखा है सभी मेन है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक नहीं पता होगा तब तक आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। देखिए, हर एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपका थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आता है, कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। ये अल्फा बीटा गामा की मैं बात नहीं करता, ये आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाले, या हो सकता है कभी काम भी आए हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मतलब पता नहीं, मेरे में तो शायद नहीं आया, बाकी आगे आ जाए तो पता नहीं, कुछ कहता नहीं। लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। तो ये बात ध्यान रखिए, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपकी स्किल्स उतनी ज्यादा इंप्रूव होंगी, है ना। चलिए, नेचर की बात कर लेते हैं, आज कुछ बातें हो रही हैं, है ना। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या नेचर है। एक तो रिकॉर्ड फैक्ट, इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में केवल उन्हीं बातों को लेखा किया जाता है जो फैक्चुअल्स हैं। फैक्चुअल्स मतलब जो वेरीफिएबल है। वेरीफिएबल का मतलब क्या होता है सर, इतने भारी भारी वर्ड मत बोलो, आसान भाषा में समझाइए। ये मैंने पेन खरीदा, इस पेन का बिल मेरे पास है, तो वो वेरीफिएबल है, और उन्हीं ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है जो वेरीफिएबल है। क्लियर कहानी, बताइए कोई आपत्ति यहां तक नहीं है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी बातें जो एक अकाउंटेंट, जो एक मुंशी अकाउंटिंग करते हुए, मतलब बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी ट्रांजेक्शन्स को, कंपनी की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए क्या रखता है, ध्यान में रखता है। जैसे क्या हो सकता है, जैसे 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 प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट है आपका। क्या है प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हमें रियलाइज हो रहा है कि इन फ्यूचर आपको लॉस होगा, तो आप उसे क्या कर लोगे, अभी रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर में आपने क्या किया था कि आपने शेयर इशू करे, और आपने कहा कि भाई 5 साल बाद मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं अभी, और 5 साल बाद मैं आपको 150 वापस कर दूंगा। तो आपको ये आज ही रियलाइज हो गया ना कि मुझे 5 साल बाद नुकसान होने वाला है, कितने रुपए का, 50 रुपए का। तो आप उसे आज ही रिकॉर्ड कर लोगे इश्यू करते समय ही। इसे कहते हैं प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो ऐसी कई सारी अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं जो हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ी थी, और आपके लिए उन अकाउंटिंग कन्वेंशंस का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन चार, दो तीन क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, दो तो बनते ही बनते हैं। क्लियर है? अकाउंटिंग कन्वेंशन समझ में आ गया, जिन बातों को हमें ध्यान में रख करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बेसिक, उनमें से कुछ बेसिक अकाउंटिंग कन्वेंशन होती हैं, जैसे गोइंग कंसर्न। क्या? गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का यूज हम क्यों करते हैं भाई, गोइंग कंसर्न का यूज हम इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स और द लाइबिलिटी। वी कैन इंश्योर दैट विच काइंड ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड विच वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा रेवेन्यू है, आयगत है, और कौन सा पूंजीगत है। भाई आपने जैसे सपोज करो कोई, मैंने एक क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदी, और मैंने ये कहा कि मेरा जो बिजनेस है वो 7 महीने बाद बंद हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि जो मोटरसाइकिल मैंने खरीदी है बिजनेस पर्पस के लिए, वो शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है। तो आप कहोगे कि सर 12 महीने तक जो रहती है या उस तक जो डिसॉल्व हो जाए वो करंट कहलाती है, लेकिन 12 के बाद जो होती है वो क्या कहलाती है, नॉन करंट कहलाती है। तो सर इसका मतलब ये है
कि बिजनेस चल रहा है 7 महीने, तो वो करंट हो जाएगी। तो क्या आप कोई भी चीज नॉन करंट में वैल्यूड कर सकते हो? तो आप कहोगे नहीं सर। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए गोइंग कंसर्न को फॉलो करना जरूरी है। अब जैसे एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यही है ना सेपरेट बिजनेस एंटिटी में, कि आप और बिजनेस मतलब ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है। अब जैसे सपोज करो मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, मैंने बिजनेस से फिर 2 लाख रुपए निकाल लिए, फिर मैंने 10 लाख रुपए लगाए, फिर मैंने 1 लाख निकाल लिए, फिर लगाए, फिर एक्चुअल कितना बिजनेस में पैसा, और मैं उसका रिकॉर्ड रख नहीं रहा क्योंकि मैं मान रहा हूं कि भाई जो बिजनेस है सब मेरे ही तो है। तो अब ना तो मेरी कोई पर्सनल एसेट है, वो भी बिजनेस में यूज हो रही है, बिजनेस की एसेट पर्सनल में यूज हो रही है। तो पता कैसे चलेगा, फाइंड कैसे होगा कि एक्चुअली बिजनेस में कितना पैसा हमने लगाया, उसने कितना प्रॉफिट जनरेट करा, और कितनी प्रोडक्टिविटी उसकी हुई, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, कितनी सोल्वेंसी है, कितना पैसा मेरा है, कितना पैसा बिजनेस ने खुद से जनरेट किया है, मेरी लाइबिलिटी कौन सी है, बिजनेस की लाइबिलिटी कौन सी है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आप बिजनेस एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट देयर आर सेपरेशन बिटवीन द ऑनर एंड द कंपनी। दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन खुद करेगी, और जो ऑनर है वो अपने अकाउंट्स अलग मेंटेन करेगा, दोनों में कोई मर्ज नहीं होगा। ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन कहलाती है। 3 टॉपिक क्लियर हो गए। चौथा नेचर क्या है? चौथा नेचर है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या होता है सब? पर्सनल जजमेंट खुद का निर्णय है, स्वायत्त निर्णय। अब देखो जैसे एक चीज है, मैं आपसे, हालांकि जिनको पता है मैं उनके, जैसे आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, हो जा भाई ऊपर, नाराज क्यों हो रहा है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। अब इसके कई मेथड है, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, फीफो, ईफो। अब इनमें से आप सभी ही तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, कोई एक ही करोगे। तो आपने इसको करा तो ये आपका पर्सनल जजमेंट हो गया। ऐसे ही डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन के भी कई सारे मेथड होते हैं। जैसे 3 मैं बता देता हूं ऐसी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक एन्यूटी मेथड। अब इनमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो निर्णय आपका है ना, किसी और का थोड़ा ही है। तो इस ही को क्या कहा जाता है? इस ही को कहा जाता है पर्सनल जजमेंट। एंड आई रियली होप दैट कि यहां तक आपके जो चीजें हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब सवाल ये आता है कि सर ये बात तक तो सही है, लेकिन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इन्हें प्रिपेयर क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कोई तो पर्पज होगा ना। भाई हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए तो पढ़ रहे हो, वरना क्यों पढ़ोगे? है ना, पैसा कमाना है, इसलिए तो पढ़ाई पढ़ाई हो रही है। तो आप जो भी चीज करते हो उसके पीछे का एक पर्पज होता है। तो ऐसे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो तो कोई तो पर्पज होगा ना। तो क्या पर्पज है वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो पहला पर्पज क्या है? नो अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कितनी एसेट है, मशीनरी कितनी है, फर्नीचर कितना है, एसेट कितना, बिल्डिंग कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, गुडविल की वैल्यूएशन कितनी बची हुई है या कितनी इंक्रीज हुई है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। या किससे हमें कितना पैसा देना है, किसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, कौन सी इंस्टॉलमेंट जानी है, कब हमें इक्विटी इशू करना है, कब हमें डिबेंचर रेज करना है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट, ये सारी की सारी जो डिसीजंस हैं, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें कहां से मिलती है? ये हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, है ना। इंफॉर्मिंग अबाउट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी कर रहा है जिससे सोसाइटी की और अफेक्ट हो रही है।
मतलब बिजनेस का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिजनेस का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हमें किससे पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जैसे सपोज करो, है ना, जैसे सपोज करो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी, बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, एक तो लाइबिलिटीज होती है, एक एसेट होती है। अब आपने एसेट देखा कि भाई कोई फर्म है, वो फर्म पहले जो था 50 लाख रुपए कमाती थी, अभी वो 4.5 करोड़ रुपए कमा रही है, तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो अगर उसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में, है ना, कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या हुआ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ होगा। तभी तो वो इतना पैसा कमा पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ होगा। ये जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्या पता चलेगा उससे कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने, मतलब उसका सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें बहुत कुछ पता चलता है। मार्केट में लिक्विडिटी कितनी बनी हुई है ना, बैंक परफॉर्मेंस, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती हैं। अच्छा, साथ साथ में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें ये भी बताता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज। कैश फ्लो, देखिए कैश फ्लो दो तरह का होता है, एक तो होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या, कितना पैसा बिजनेस में आया और कितना पैसा बिजनेस से गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, और जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा आ रहा है। तो कुल कुल हमारे पास जो कैश है या बैंक है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इन सभी की जो इंफॉर्मेशन है वो केवल और केवल हमें किससे पता चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पता चलती है। क्लियर है? जैसे सपोज करो आपकी कोई गुल्लक है ना, आप उसमें पैसा डाल भी रहे हो और उससे पैसा निकाल भी रहे हो। आप जब जब पैसा डालते हो, जब जब पैसा निकालते हो, आप वो सब कुछ क्या करो, रिकॉर्ड करो। तो अगर आप डाल रहे हो तो आपकी जो गुल्लक है उसमें पैसा इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, तो आपको भी सर इनफ्लो होगा क्योंकि पैसा इन हो रहा है। और जब आप गुल्लक से पैसा निकाल लोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो एक वक्त के बाद आपको ये पता चल सकता है ना कि जो आपने मेंटेन किया कि हमारे पास से कितना पैसा निकला और हमारे पास कितना पैसा आया। तो नेट इफेक्ट हमारा उस पर क्या पड़ रहा है, वास्तव में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। और यही सारी चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी पता चलती हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही क्या है, एक हिस्सा है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है या जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करती है कि भाई वो किस तरह से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रही है। राइट, विच पॉलिसी द फर्म और द कंपनी आर अडॉप्टिंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या, कि जैसे सपोज करो मेरी कंपनी है, एक आपकी कंपनी है। मेरी कंपनी क्या कर रही है, मेरी कंपनी कुछ और पॉलिसीज यूज कर रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के, आपकी कुछ और कर रही है। तो जब आप अपनी फर्म के स्टेटमेंट्स मेरी फर्म के साथ मैच करोगे, या मैं अपनी फर्म के स्टेटमेंट्स आपकी फर्म के साथ मैच करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन सी पॉलिसी का यूज करो और मैं कौन सी पॉलिसी का यूज करूं, या कौन से मैथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिजनेस की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो भी क्या होती है, डिस्क्लोज होती है। क्लियर है? इसके बाद आता है नो अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे कोई बिजनेस है, राइट, उस बिजनेस की जो एसेट है ना, उस बिजनेस का जो प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, सपोज करो वो 45% है।
प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कितना है? 45%। एक कंपनी है ना, जैसे मैं आपसे कहूं कुछ तरह से समझो, आपने 6,000 रुपए का लगाए, है ना, और आपको 6,600 का फायदा हुआ, तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 6,000 बट्टे 600 अपॉन 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 जीरो से तो 3 जीरो गई, 6 से 6 गया तो 10% आ गया। और वहीं अगर आपने 5,000 से, अब देखो यहां पर बड़े ध्यान से समझना, 5,000 रुपए हैं और यहाँ पे आपने अर्निंग करे 5,600, तो यहाँ पर भी 600 रुपए कमा रहे हो और यहाँ पर भी, लेकिन दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ऐसी शायद हो तो, होना तो ऐसी चाहिए। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 2 3, 1 2 3 5 12, तो 12% आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो फर्म है, जो फर्म बी है, उसकी जो कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्न करने की, जो कैपेसिटी है वो ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ फर्म बी। इसको बी का नाम दे दो और इसको, अच्छा ये ए है, सॉरी, एक सेकंड। इस तो जो ए है उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, और जो बी है उसकी कैपेसिटी कैसी है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज से हमें ये भी पता चलता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनसे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी फर्म जो है उसकी जो कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी है वो ज्यादा अच्छी है। तभी तो हम लोग जो है शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं कि भाई हाँ, इन फ्यूचर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और हमें फायदा होगा। तो इसलिए इस फलाना कंपनी में ही अपन लोग क्या कर लेते हैं? इन्वेस्ट कर लेते हैं। बताइए, यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, दुख, दुविधा, समस्या है तो बता दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है भाई, आपकी कैपेसिटी बता रहा है। अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो ज्यादा मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप कम पैसा कमा रहे हो तो मैनेजमेंट कम इफेक्टिव है। जैसे अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, एक कंपनी ने 1 लाख रुपया लगाया, है ना, एक कंपनी ने 1 लाख रुपया लगाया, या छोड़ो, अभी जो हमने रिसेंट में एग्जांपल लिया था ना उसी को देख लेते। एक कंपनी ने जैसे 6,000 रुपए लगाए और उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिला वो कितना मिला? 10% मिला। बी ने कितने लगाए? 5,000 रुपए लगाए, लेकिन उनका कितना मिला? उन्हें कितना मिला? उन्हें मिला 12% का रिटर्न मिला। तो इसका मतलब कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव है? बी कंपनी का मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे आपको सिक्योरिटी परचेज करनी है और आपने दो कंपैरिजन किए भाई, एक तो ए एल लिमिटेड और एक ए एम लिमिटेड, तो आपने देखा कि ए एम लिमिटेड जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका जो रेवेन्यू वो बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रही है और लाइबिलिटीज भी कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है और जो लाइबिलिटीज की पेमेंट फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब फाइनेंशियली पोजीशन इसकी ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ ए एल। तो आप किस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है ए एम में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां का मैनेजमेंट क्या है? ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे जैसे अभी हम आपका जो चैनल है अधिगम मंत्रा, है ना, वो अधिगम मंत्रा क्या कर रहा है? आपको सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल्ड विद एग्जांपल्स और लाइव इलस्ट्रेशंस के साथ और लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी इतनी डिटेल्ड में। और बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब उसका पेमेंट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, शायद इतना डेप्थ में तो वो भी नहीं करा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो कहां से आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है, दूसरे से या यहां से? तो आप सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर आपको इफेक्टिवनेस ज्यादा मिलेगी वहीं पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी और वहीं पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी बात पर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी का सवाल है। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी।
तो सभी कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी होता है, ये हम पहले पढ़ चुके थे। और इन्हें अप्रूव कराया जाता है एवरी एनुअल जनरल मीटिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, और वो भी किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें दो रिपोर्ट सबमिट होती हैं, एक तो डायरेक्टर की और एक ऑडिटर की। डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है 134 और ऑडिटर की होती है 143। अरे वाह, ये तो कुछ जो लोग हैं उनको सुनकर के बड़ा खुशी का अनुभव हुआ होगा कि आहा, 143 आ गया, क्या बात है ना? चलो, करियर पे ध्यान दे लो, इधर उधर ध्यान मत भटकाया करो। डायरेक्टर्स रिपोर्ट एज पर सेक्शन 134 और ऑडिटर 143। कंफ्यूज मत हो जाना, बस नंबर का खेल है। 134 ये डी की बात करता है और 143 ये ए की बात करता है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मैंने की पॉइंट्स कर दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। देखो, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस में डील करता है? बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। पहली चीज, दोनों के फॉर्मेट कैसे हैं? वर्टिकल हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट इज इन द फॉर्मेट ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ vertical, horizontal, sometimes vertical, sometimes horizontal, any of the above, any of either one or B, right? या ठीक है, इस तरह से कोई तो वर्टिकल, राइट? कंपनीज का, ओनली कंपनीज का, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है वो वर्टिकल बनता है। क्लियर है ये वाली कहानी? इट इज रिक्वायर्ड दैट डिटेल ऑफ एंट्री, जिसको हम नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहता है? नोट्स टू अकाउंट एक तरह का वर्किंग नोट होता है, लेकिन इन्हें बनाना जरूरी होता है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर। एक डिस्क्लोजर है ना, कि आपको हर चीज को क्या करना है? शो करना है, राइट? इसके बाद बात आती है, अरे 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 अरे, इतना ऊपर कहां गए? यहां पर ही रहो भाई। शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर, प्रीमियम ऑन बोरोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो 26 में जो जो आइटम आएंगे वो सब आपको लिस्ट कर देगा और एक आइटम दे देगा, जैसे दे दिया शेयर एक्सपेंसेस, तो आपको टिक कर देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, मेनली तीन है: शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर, प्रीमियम ऑन बोरोइंग्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये 3 से 5 साल के बीच क्या कर दिए जाते हैं? अमोर्टाइज, समाप्त कर दिए जाते हैं। इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है 3 से 5 साल के बीच में। क्लियर है? अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ सच एक्सपेंसेस आर टू बी शोन अंडर। लेकिन अगर 3 से 5 साल के बीच में इन्हें अमोर्टाइज नहीं किया गया है तो अदर करंट एसेट में दिखाया जाएगा। अगर उसे अगले 12 महीने में अमोर्टाइज किया जाएगा तो, या अदर नॉन करंट एसेट में दिखाया जाएगा अगर उसे अगले 12 महीने में अमोर्टाइज किया जा रहा है तो पता चल गया ये एसेट का पार्ट है। क्लियर है? तो अदर करंट एसेट और अदर नॉन करंट एसेट अगर उन्हें अमोर्टाइज किया जा रहा है तो 12 महीने में होंगे अगले, तो अमाउंट करंट, अदर करंट है ना। ये अदर और अदर नॉन करंट, या जब हम बैलेंस शीट समझेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। बस अभी ये ध्यान में रखो कि जो हमारे शेयर ऑन एक्सपेंसेस हैं, इशू ऑफ एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू है, या प्रीमियम ऑन बोरोइंग्स हैं, इन तीनों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इंक्लूड नहीं किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको 3 से 5 साल में क्या कर दिया जाता है? अमोर्टाइज कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये फिर भी अनअमोर्टाइज रह जाते हैं तो अगर उन्हें अगले 12 महीने में अमोर्टाइज कर दिया जाएगा तो वो अदर करंट एसेट्स में चले जाते हैं, और अगर 12 महीने के बाद की पॉसिबिलिटी बनती है तो वो अदर नॉन करंट में चले जाते हैं। चलिए, डेबिट,
Debit balance of statement of profit and loss will be disclosed under the head revenue and surplus. डेबिट और क्रेडिट वैसे दोनों ही जो बैलेंस है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं। ओनली डेबिट ही नहीं, डेबिट और क्रेडिट दोनों। क्लियर है? अच्छा, यहां पर इसको स्टार कर लेना। सेक्शन 240 जब हमने शेयर्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ शेयर, तब मैंने डिस्कस किया था। वन पर्सन कंपनी के लिए जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना जरूरी नहीं है, और ये कहा गया है सेक्शन 240 में। बाकी जितनी भी कंपनी है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, सभी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना आवश्यक है, इवन दो गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी। क्लियर कहानी? चलिए, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका क्या यूज है या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, एक बार देख लेते हैं इसको भी। एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि भाई किस इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, किस इंडस्ट्री को सपोर्ट देना है, किस इंडस्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, किस इंडस्ट्री की मार्केट ज्यादा बढ़ानी है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करती है गवर्नमेंट, अपनी प्लानिंग कर पाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। हेल्प्स ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशंस को क्या होता है, ट्रेड एसोसिएशंस को पता चल पाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि किस कंपनी मार्केट के अंदर, किस कंपनी किस फर्म की जो पोजीशन है वो ज्यादा कम हो रही है, कहीं कोई एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, उन्हें कहां पर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उनको कहां पर जो फर्म है जो कंपनी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो चीजें हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही संभव हो पाती हैं। बेसिस फॉर ग्रांटिंग द क्रेडिट। आप बैंक जाइए, बैंक से आप लोन लेने के लिए जब जाएंगे तो बैंक आपसे कहेगा कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताइए। तो आप कहेंगे कि सर मैं 50 लाख रुपए कमा लेता हूं। तो बैंक कहेगा आपके पास कोई प्रूफ तो होगा, आप बिजनेस करते तो कहेगा कि हाँ जी मेरे पास स्लिप है। वो कहेगा कि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते, आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करते, तो वो कहेगा हाँ करते हैं सर। तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर वो अपने कुछ एग्रीगेट्स निकालेगा जिनके बेसिस पर वो डिसाइड करेगा कि आपकी आपकी जो कन्वर्टेबिलिटी है, कन्वर्टेबिलिटी किसकी, कि आपकी कन्वर्टेबिलिटी मतलब यहां पर यह है कि आप अपने लोन को कितना जल्दी रीपे करते हैं, है ना। रीपेमेंट वाली जो कंडीशन है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, क्या आप टाइम से इंटरेस्ट और रीपेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपके पास इतना फंड अवेलेबल है या नहीं है कि आप जो लोन का अमाउंट है उसको आप पे कर सकते हैं फ्यूचर में या नहीं, या प्रीवियस के कुछ ईयर्स में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। तो वो सारी चीजें में किसके बेसिस पर पता चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर पता चलती है। ठीक है। बेसिस फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वेस्टर को पता चलता है कि मैं किस कंपनी में ज्यादा पैसा लगाना है। जैसे मैंने अभी एएल लिमिटेड और एएम लिमिटेड का एग्जांपल लिया कि भाई जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आप उसी में पैसा लगाओगे। रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट फंक्शनिंग। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट फंक्शनिंग की भी रिपोर्ट शामिल होती है, जो मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस बताती है कि मैनेजमेंट ने कितना इफेक्टिवली किसी भी सिचुएशन को हैंडल किया है, कि उन्होंने फाइनेंस को इतना स्टेबल किया है कि जो फर्म है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो लिक्विडिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मतलब कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। तो वो किस बेसिस पर बढ़ी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पता चलता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बेस्ड होती है वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आपकी बिजनेस, आपकी फर्म और आपकी कंपनी को बताते हैं। कहते हैं कि भाई जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है, 10th 12th जो भी बैचलर मास्टर या बीएड वगैरह, वो बताते हैं कि आपकी उस एकेडमिक में परफॉर्मेंस कैसी रही। यही तो वो बताएगा कि भाई ये पढ़ने में ऐसा है। हाँ। तो ऐसी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि भाई कंपनी की कंडीशन ये है। बात समझ में आ गई? चलिए, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? पहली बात तो इसके अंदर आप जितने भी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो सारी की सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने 10 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी है
तो आप 10 साल पहले जो आपने मशीन खरीदी थी आप उसकी वैल्यू एज इट इज लिखोगे। कॉस्ट जो आपकी परचेज वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन, देन आप उसको वो लिखोगे। आप उसके चेंज को नहीं लिख सकते। जैसे पहली साल मैंने कोई लैपटॉप खरीदा, राइट, 78,000 का, आज की डेट में उसकी वैल्यू 60,000 रह गई, तो मैं वहां पर 60 नहीं लिखूंगा, मैं वहां पर लिखूंगा 78,000 माइनस 18,000 देन 60,000। तो इसका मतलब कि आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, आप प्राइस लेवल चेंज नहीं दिखा सकते डायरेक्टली। क्लियर है? तो ये दोनों क्लियर हो गए। थोड़ा उल्टा चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब एक बात बताओ, मेरी फर्म है और एक आपकी फर्म है, मैं डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड यूज करता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, और आप यूज करते हैं कौन सा? आप यूज करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड या एन्यूटी मेथड। तो हमें पता चलेगा कि हम पॉलिसीज कैसे कैसे हम पॉलिसीज को क्या करते हैं, कौन सी पॉलिसीज को यूज करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी दूसरे तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूं और आप किसी दूसरे तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर करो, तो क्या हम अपने अकाउंट्स को टैली कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन किस में होता है? जहां पर सारी चीजें इक्वलिट हो, पॉलिसीज, फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, सभी चीजें एक ही अनुसार यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंगली उनको फॉलो किया गया, है ना। पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस का मतलब क्या होता है? पर्सनल बाइस का मतलब होता है कि भाई आपका जजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे आपने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया, या आपने एसेट्स की वैल्यू को डाउन कर दिया, या आपने स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड दिखा दिया, या आपने एक्सपेंडिचर से ज्यादा दिखा दिया, तो आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं पर्सनल बायस हो रहे हो, भेदभाव। ठीक है। एग्रीगेट इंफॉर्मेशन, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें नहीं दिखाएगा, ये आपको एग्रीगेट बताएगा। बैलेंस शीट में आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से डेटा आ रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कि भाई इतने डेटा आ रहे हैं, राइट। जैसे एसेट है, ठीक है, जैसे फर्नीचर है, तो क्या कौन कौन सा फर्नीचर, नहीं, टोटल फर्नीचर इतना है, बात खत्म। बैंक लोन है, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि किस बैंक का कितना लोन है, तो आपको ये बताएगा कि आपकी फर्म के पास इतना बैंक लोन है। तो ये एग्रीगेट वैल्यू दिखाता है, ये कभी भी आपको पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूज नहीं दिखाता। क्लियर है? तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन और द एडवांटेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें करा रहा हूं। अच्छा, एसेंशियल्स क्या है? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए को प्रिपेयर करते हुए किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो एक बार देख लेते हैं। भाई एक तो वो ट्रू होने चाहिए और फेयर होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का कोई पर्सनल बाइज नहीं होना चाहिए। होते हैं लेकिन नहीं होने चाहिए, राइट। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो कोई भी व्यक्ति जो नॉन अकाउंटिंग से भी रिलेटेड है, नॉन कॉमर्स पर्सन भी है, वो भी उन अकाउंट्स को देख करके ये समझ ले कि भाई हाँ, इतना एसेट है, इतना लोन है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, कम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो कंपनीज में शेयर्स में या कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं या नहीं भी होते हैं, या बहुत सारे, तो बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करा जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति उनको आसानी से क्या कर ले, समझ ले। बस थोड़ा सा लॉजिस्टिक उसको होना चाहिए कि भैया हाँ, थोड़ी सी समझ हमारे अंदर है उसको लेकर के। वेरिफिएबल होने चाहिए, ये मैंने भी आपको बता ही दिया कि हर अकाउंट में आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो वेरीफाइड होनी चाहिए, उसका अपना एक वाउचर अवेलेबल होना चाहिए, और कोई भी अनवेरिफिएबल इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जानी चाहिए। दूसरा क्या है? रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? जरूरी, है ना। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी मटेरियलिस्टिक होनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या? कि जो यूजर्स हैं ना बिजनेस के, या बिजनेस के जो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो यूजर्स हैं, उनके
के लिए वो जरूरी होनी चाहिए। तो रिलेवेंट, राइट। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है कि आप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने अभी कहा ना, मेरी कंपनी है और आपकी कंपनी, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों, मैं अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं, आप अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो हो क्या रहा है कि हम दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप कॉलेज गए, राइट, कॉलेज में ही ड्रेस कोड होता है। तो जो ड्रेस कोड होता है वो क्या दिखाता है, यूनिफॉर्मिटी, कि भाई ये सभी बच्चे इस स्कूल के, इस कॉलेज के हैं, राइट। लेकिन अगर हर बच्चा अपनी मन पसंद से या अपने तरीके से वो कॉस्ट्यूम या ड्रेस को वेयर अप करके जाए, तो क्या आपके लिए उनको समझना आसान हो जाएगा? क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि भाई कौन हमारे कॉलेज का है, कौन हमारे कॉलेज का नहीं है? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही जो अकाउंटिंग होते हैं ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, वो भी इसी तरह से कि आप क्या करेंगे, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, वो कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और जीएएपी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर फॉर्मुलेट किया जाता है, ताकि जो अकाउंटिंग्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो सके। भाई जैसे आप हो, आप कोई साइंस साइड से और कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो क्या उन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉमर्स बंदा है और कॉमर्स से ही आप हैं, तो आप दोनों आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। भाई आप जैसे अभी आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जो अपना रिजल्ट देखोगे तो वो कॉमर्स वाला देखोगे ना, साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला थोड़ी देखोगे। समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी हो। तो इसीलिए जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड बी कंपेरेबल। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो यहां पर हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का, मेरी तरफ से वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद कल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बैलेंस शीट के बाद की बात डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एलोबरेट किया जाएगा, बहुत अच्छे से समझा जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर काफी कुछ आपको जो है सीखने के लिए भी मिलेगा, कुछ नई बातें भी आपको शायद पता चल जाएंगी और आपको परफॉर्म करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी आप इसके जो है नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और पीछे के जो चैप्टर्स आपके हैं उनको रिवाइज कर लीजिए और सेल्फ स्टडी के लिए बेटा टाइम निकालिए थोड़ा सा। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ठीक है। और बाकी चैनल को शेयर कर दीजिए फटाफट से, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट तो फटाफट से कर ही दो, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एक बात का ध्यान रखिए, ये चैनल आपके लिए या आपका चैनल है। इस देखिए, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन एक बहुत सीधी सीधी सी बात यह है कि इस चैनल की ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बस आप इतना में समझ लीजिए कि जितना ज्यादा चैनल ग्रो करेगा, आपके लिए जो मटेरियल है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जितने ज्यादा लोग होंगे, जैसे क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे क्वेरी करेंगे, क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे क्वेरी करेंगे। उन 100 में से भी 30 की क्वेरी सेम है, 30 प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है कि हर बच्चे को 30 क्वेरी, 30 नए क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। आप समझ रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूं जितने ज्यादा लोग होंगे, कंपटीशन उतना ज्यादा टफ होगा और आपकी जो पॉसिबिलिटीज है, आपकी जो नॉलेज है वो उतनी ज्यादा स्केल होगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।